ये मरने से पहले एक सिग्नल मिलता है, तो उसको लगा यार ऊपर कोई है, उन्होंने नीचे भागना शुरू किया। अच्छा, हमने फिर ठा हमने ऊपर से फायर, ये पीछे मुड़ मुड़ के फायर कर रहे हैं ये लोग, इनके पास सबके पास AK-47। तो वो ऑपरेशन में कभी भूल नहीं सकता। 4 हमने ठोके उसमें। शाम के तकरीबन जब वो सनसेट हो रहा था, उसकी लालिमा बहुत सुंदर लगता है पहाड़ से सनसेट कश्मीर में, वो हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो लगता है बेकारी में आया आज, पूरी रात और पूरा दिन निकल गया। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं सुनता हूँ AK-47 का ठा ठा, 2 गोलियां चलती हैं। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट भी होने वाला है फुल ऑफ एनर्जी। इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पे आ चुकी है हमारे स्टूडियो में, आपको बता नहीं सकता हूँ। आज अब बात करने वाले रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ सोल्जर, और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं मेजर जनरल यशमोर सर। सर स्वागत है आपका। वेलकम सर। सर आपके वही जैसे पिछली बार हुआ था ना, सेम एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और हम बिल्कुल उस मूड में आ गए कि बस आपसे बातें करें और एक्साइटमेंट हो रही है अलग लेवल की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम तीनों को मिलके, और ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, जबकि हमने एक ही एपिसोड किया, वो भी आई थिंक 5-6 महीने हो गए। हाँ जी। और गुड़गांव से आने में वक्त लगता है, लेकिन यहाँ आके एकदम ऐसे लग रहा है कि आई एम अमॉन्ग माई स्टूडेंट्स और अमॉन्ग माई फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड रेडी टू शेयर दिल से जो भी बातें आप लोग जानना चाहते हो या ऑडियंस जानना चाहते हैं। तो सर बातों पे तो हम आ जाएंगे, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ कैसी चल रही है आजकल, क्या करते हो आप, क्या चल रहा है, कुछ बताओ। लाइफ ना रॉक कर रही है, अच्छा, रियली आई एम टेलिंग यू। मतलब मैं उम्र में 60 क्रॉस कर लिया मैंने, बट मेंटली फिजिकली मैं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 30s में घूम रहा हूँ। तो सुबह साइकिलिंग करना, और फिर न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरी इतनी पॉपुलर हो गई मैं आपको बता नहीं सकता। हर रोज इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये व्हाट्सएप अंकल आंटी भी देखने शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा यार अखबार का एक सोर्स है। सो एवरी डे मॉर्निंग ऑलमोस्ट 1 आवर आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। सो दैट इज गिविंग मी ग्रेट एनर्जी, बिकॉज उससे क्या पूरे देश भर के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मजा आता है। फिर उनके क्वेश्चंस भी आंसर करता हूँ। उसके बाद मेरे कोर्सेज, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स इज चेंजिंग लाइफ, इट इज एक्चुअली चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल। देन हमारा SSB कोर्स है। तो जो लोग 30-40 हज़ार रुपए दे के बच्चे जाते हैं, वो हम 5-6 हज़ार रुपए में जो है उससे बेटर एजुकेशन ऑनलाइन पूरे देश में बच्चों को पहुंचा रहे हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि युवा पीढ़ी की सोच भी बदल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को। सो आई एम रियली एंजॉयिंग माई कह सकते हैं आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी सेकंड इनिंग ऑफ योर लाइफ। सेकंड इनिंग्स इज बेटर देन फर्स्ट इनिंग, क्योंकि ना फर्स्ट इनिंग में बंदा फिर भी घबराता है, यार कहीं कैच आउट हो गए, इधर उधर हो गए, पता नहीं टीम में दोबारा मौका मिला ना मिले। सेकंड इनिंग में जब आप ऑलरेडी सेंचुरी मार के आए हो, अब कोई परवाह नहीं तो है, आने दो। अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हो। बट सर बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि काफी लोग 60s में आके होना चाहते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रिटायर और अपना घर गृहस्थी देखना। बट आप इतनी मतलब अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि यूथ को ऐसे एजुकेट करना और उनको गाइड करना। बट आप जब यूथ से मिलते हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा फील होता है यूथ से मिलके, और व्हाट डू यू सी कि मतलब मैं इनमें क्या चेंज कर सकता हूँ, या फिर वो कहीं कहाँ लैग बिहाइंड करते हैं, थोड़ा बताओ उस बारे में। मैं ना देखो कुछ दिन पहले उड़ीसा गया था, और सबसे गरीब इलाका देश का, वहां पर भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। मैं 15 बच्चे मेरे से मिलने आ गए वहां बीच में, और पूरे देश में घूमता हूं, आपको पता है जहां मौका मिले मैं जाने के लिए तैयार होता हूं। मुझे कुछ चीजें, एक अच्छी चीज क्या लगती है, देखो इस जनरेशन में भारत के जोश है, और मैं इसको विन विन जनरेशन कहता हूं, क्योंकि यही आगे लेके जाएंगे हमारे को। तो मुझे बहुत उम्मीद है। हमारी जनरेशन में लोग क्रिटिसाइज करते हैं यंग जनरेशन को, मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन कहां लैक करते हैं हमारी जनरेशन, इनके पास मेंटोर नहीं है, इनके पास गाइड नहीं है, इनके घरों में, स्कूल में, कॉलेज में यार हमारे वो माहौल नहीं हम बना पाए कि हम इनकी पर्सनैलिटी में निखार लाएं, इनको सही राह दिखाएं। तो बेचारे गुम से हैं, और उनको पता नहीं क्या देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, या तो उसका सारा का सारा दिन रील देखते निकल जाए, सही बंदे को नहीं वो कर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में जो है कंफ्यूजन है कि क्या करना है, इंडिया या भारत, इसी चीज में लग गए लोग। अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कोशिश करता हूं, जब भी मैं मिलता हूं लाइव यूट्यूब से या वैसे ऑफलाइन भी मिलता हूं, मैं कहता हूं यार पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सरस्वती की पूजा करो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी पीछे। बहुत सो नॉलेज, मेक नॉलेज। मैं कहता हूं जो पैसे बचते हैं किताबें खरीदना शुरू करो, टेलीविजन बंद कर दो, छोटी लाइब्रेरी बनाना शुरू करो, कि स्टार्ट बाइंग स्मॉल बुक्स। इनफैक्ट ऐसी ऐसी वेबसाइट इंडिया में जहां आपको सेकंड हैंड किताबें, अच्छी अच्छी किताबें 15-20 रुपए में मिल जाती हैं। तो स्टार्ट बाइंग बुक्स एंड रीडिंग बुक्स।
तो तब जाके आपको सही पता चलेगा कि आपका देश कहाँ था, कहाँ आ गया है, आगे कहाँ जाना है। सो दिस इज व्हाट आई ट्राई, एंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव मुझे फीडबैक मिलता है। सर जो आपने अभी बात कही कि मैंने फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी मार ही दी है, अब सेकंड इनिंग्स में ये होता है कि अब चलो ये तो झेली कर ही लेंगे, तो मैं फर्स्ट इनिंग्स पे बात करता हूँ। क्या ये एटीट्यूड इसलिए भी क्योंकि आपने डेथ को बहुत क्लोजली देखा है और आपको लगता है कि मैं उससे नहीं डरा तो अब ये तो चलो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है? मैं थोड़ा उस फेज के बारे में जानना चाहता हूँ जब आपको आपका नेक्स्ट डे ही नहीं पता था कि आप सरवाइव करोगे या नहीं करोगे, या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि भाई गेम ओवर, आज आउट होने का दिन है, ऐसा कभी हुआ है? मतलब आपने सही, आप मेरे को पीछे ले गए, 30-40 साल पुरानी बातें एकदम रील की तरह चलती है और वो आप भूल नहीं सकते उन बातों को। तो यस, ये भी एक रीज़न है कि देखो इतनी लंबी सर्विस करना, और मैं कॉम्बैट सोल्जर था, इन्फेंट्री, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, फिर आर्मर्ड। तो मैं लॉजिस्टिक्स में नहीं था, मैं हमेशा फ्रंट लाइन वाले उनमें आगे रहा उसमें। तो मुझे पहला एक्सपोजर कश्मीर में मिला, पुंछ राजौरी में, जहाँ भी पीछे दोबारा से उग्रवाद जो है वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे। उसको हम बोलते थे नो वॉर नो पीस, कि ना लड़ाई है और ना शांति है, एंड आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट, कि आपके आंख से आंख मिला के आप दूसरे दुश्मन को देख रहे हो। और तब माहौल ऐसा था, अगर नजर आ गया तो गोली लगनी है, स्नाइपर्स हमारे भी उनके भी। तो उस माहौल में हमने 3 साल काटे, और ऐसी पोस्ट थी हमारी, मैं आपको बताया था, जो कि दुश्मन से 15 मीटर, 20 या 30 मीटर पे है, और सब 10 लोग रह रहे हैं, सब 10 लोग हैं वहां, कि उससे ज्यादा लोग रह नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनको खाना भी देना है, पानी भी देना है। ये सर जंगल नहीं, जंगल नहीं, पहाड़ी इलाका है ये पुंछ राजौरी का, वहां जंगल इतने नहीं है, बट पहाड़ी इलाका है और दुर्गम इलाका है, पहुंचना मुश्किल है वहां पे। तो ये वो एक दौर देखा, ऐसे यंग ऑफिसर हमने, बहुत खतरनाक दौर था, बड़ी फायरिंग होती थी। तो उस टाइम पे आपने अलर्ट रहना, रात को सो नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर ए लीडर। आप सो गए तो भाई छोटी सी भी आवाज आती थी ना, तो आपके आंखें खुल जाती थी, जो इतनी गहरी नींद सोते हैं उस उम्र में, तो वो था। सर थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा बताइए कि वहाँ पे आप, जैसे आपने बोला 15-15 मीटर दूर दुश्मन होते थे, तो आप लोग बंकर्स में रहते थे, वो सिचुएशन थोड़ी और एक्सप्लेन कीजिए। देखो वो क्या है ना, ये पोस्ट बनी हुई है, ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो 48 में जहां लड़ाई खत्म हुई ना, जहां सीज फायर हुआ, उस लाइन को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, LC। तो ये जम्मू से थोड़ा आगे शुरू होती है, फिर सुंदरबनी होते हुए नौशेरा, फिर जो है आगे बिम्बर गली, कृष्णा घाटी से लेके पुंछ जाती है, पुंछ से फिर पीर पंजाल हम पार करके कश्मीर पहुंच जाते हैं, बारामूला, कपवाड़ा, ये ले तक ऐसे ही ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसमें क्या है कि पूरे एरिया में, पहाड़ी इलाके में हमने अपनी पोस्ट बनाई है। जैसे मेरी यूनिट थी, हम पुंछ में थे, तो हमारे पास तकरीबन मेरी यूनिट के पास ऐसी 40 या 50 पोस्ट थी। किसी में सेक्शन लेवल 10 लोग हैं, कहीं प्लेटून लेवल है जहां 30 लोग हैं, कहीं कंपनी कमांडर बैठा है जहां 100 लोग हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना आपका। तो बहुत डायनेमिक तरीके से बनाई गई है, और उनको क्या पत्थरों से बनाया गया है, पत्थर जो वहां पे अवेलेबल है, थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह का धीरे धीरे, क्यों इतने साल रहे हैं। तो क्या होता है, आगे तो बंकर होते हैं जहां लूप होल है, जहां आप MMG वगैरह लगा के रखते हो हमेशा, और उसके पीछे हमारा लिविंग के लिए हमने जो है ना बनाया होता है, जहां 2 लोग सो सकते हैं, 3 लोग सो सकते हैं। फिर फील्ड लैट्रिन बनाई हुई है पीछे, और फिर पानी का थोड़ा बहुत स्रोत, कहीं नलका आया हुआ है, कहीं नीचे से या झरने से पानी आता है, कई जगह खच्चर से पानी मंगाते हैं हम लोग। तो लिविंग ऐसी है, टफ लिविंग है, और कई जगह हम अपना खाना खुद बना रहे हैं। भाई जहां 10 लोग हैं उनके लिए तो लांगरी आ नहीं सकता है, वो तो खाना खुद बनाना आपने, तो ऐसा भी है। और थोड़ा पीछे जाएं तो कंपनी हेडक्वार्टर में कुक है, खाना भी, और वहां देखभाल अच्छी होती है, अलाउंस भी अच्छा होता है, खाना भी अच्छा मिलता है। बट ये है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है, फिजिकली अलर्ट, मेंटली अलर्ट। और दूसरा क्या चीज है ना, एक ऑफिसर के लिए चैलेंज क्या है, यहां मैं बताता हूं क्यों फर्क है ऑफिसर और जवान में, कि ऑफिसर की मन की स्थिति क्या है। वो देखो, शादी हो रखी है, घर में बात नहीं होती, कई बार व्हाट्सएप कॉल नहीं हो रहा है, घर की समस्याएं अलग हैं, लेकिन आपने जो है उनका मेंटल ध्यान भी रखना है, उनका फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है, उनसे बातचीत भी करनी है, उनकी छुट्टी का भी सोचना है, उनसे उनके परिवार का भी दुख सुख शेयर करना है। एक मतलब यंग एज में आपने जो है उनके साथ तो वहां की जो लिविंग है टफ होती है, बट बहुत एडवेंचरस होती है। कब कहां फायर हो गया, कहीं पाकिस्तान ने कोई बदमाशी कर दी, फिर हम प्लानिंग करते हैं हफ्ता 10 दिन कि पाकिस्तान ने यहां करी ना, इसको सिखाएंगे सबक।
फिर एक दिन चुन करके हम सारे हथियार इकट्ठा करके फिर एक दिन डिसाइड करते हैं भाई इसको फोड़ना है, फिर उसको वो हाल करते हैं कि वो फिर कई पुश्तों तक भूलते नहीं, अरे क्या क्या इन्होंने। सर आपको जो दुश्मन की पोस्ट है वो फिजिकली दिख रही होती है हाँ, हमेशा आपकी बिल्कुल आंख के आगे, हाँ, हाँ। पर आपको कंट्रोल रखना है कि ना वो आपको कुछ कह पाए ना आप उन्हें हाँ, कुछ गाली कहें। गुली चलती रहती है। अच्छा। मैच में जब मैच जीत गए हार गए, वो फायरिंग कर दी हमने, को मैच जीत लिया तो ऐसे कई बार ट्रेसर फायर कर देते हैं उनकी तरफ या उनको दिखाने की, गाली गलौज होती है। कई बार दिवाली वगैरह होती है तो ईद होती है तो मुबारकबाद वगैरह भी देते हैं, वो सब भी करते हैं। बट देखो वो भी इंसान है और सिपाही सिपाही है, ठीक है, उनकी सोच एक तरीके की होती है, लेकिन ये बहुत डायनेमिक होता ही है। तो वहाँ हम 3 साल रहे वहाँ पर, और इमीडिएटली कमाल की बात है वहाँ से निकले हम पंजाब में आए ये सोच के कि यहाँ 2 साल अच्छे से क्वार्टर वगैरह मिलेगा, फैमिली आएगी घर। वो अब पंजाब तब जो है सो लग रहा था, तो पंजाब के उग्रवाद में भी मुझे जो है काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। हरी के पट्टी, तरन तारन, भिक्खीविंड, आपने नाम सुने होंगे। सो वो दौर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग थी। सर वहाँ का कोई किस्सा बताओ आप, जैसे आप अगर मिशन पे गए हो किसी, पंजाब की ही बात करते हैं, कोई वहाँ का किस्सा, आप जब निकले पकड़ने उनको, तो थोड़ा बताओ उस बारे में कि क्या माहौल था क्या। पंजाब का ना एक किस्सा बताऊंगा, दिसंबर 91 की बात है, 91 की बात है, और वहाँ की ठंड आपको पता है ना कितनी ठंड होती है। तो हमारे पास ना ये कंफर्म्ड रिपोर्ट थी कि एक सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल था। पंजाब के जो टेररिस्ट थे ना उनमें और कश्मीरी में थोड़ा फर्क है। वहाँ पंजाब में लिखते थे भाई सेल्फ स्टाइल जनरल है, सेल्फ स्टाइल कर्नल है, ऐसे लिखते थे। तो एक सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल था खालिस्तान कमांडो फोर्स का, वो और एक बंदा, हमें पता था इस इलाके में जो है ये आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने एक सुबह सुबह ऑपरेशन प्लान किया, और मैंने कहा देखो यार इसमें ना हमें बड़े बूट नहीं पहनने, क्योंकि वहां पे क्या है, ये नदी के पास है, तो वहां दौड़ने की जरूरत पड़ सकती है आपको, और अगर बूट बहुत भारी हैं, एम्युनिशन बहुत उठाया हुआ, तो मिलिटेंट के बाद AK-47 है तो भाग जाएगा और तब ये खेतों में हो जाएगा। तो उसकी हमने बिल्कुल अनकन्वेंशनल प्लानिंग करी, नई सोच रखी हमने, जो तरीके से हम काम करते थे मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा ऐसे काम नहीं होगा, काम करें। सब बोले हाँ ठीक है सर, आप जैसे कह रहे हो वैसे करेंगे। तो हम बिल्कुल लाइट गए, हमने हैवी वेपन लेके ही नहीं गए, और सुबह सुबह की बात है, एकदम ठंड और धुआं, धुंध, एकदम धुंध, फॉग तो बहुत हाँ गहरा। फॉग 15-20 मीटर। मेरे साथ वाला बंदा कहता साहब मिलिटेंट है, मैं कहता साहब वो जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं यार, कहता साहब पक्का यही है। तो हम जब तक वो रियलाइज करते, उन्होंने, हमारी आवाज आई या क्या हो गया या हमारे किसी ने फायरिंग शुरू होगी, और फिर वो मुझे भी याद है, हम दौड़ रहे हैं और गला सूख रहा है, मैं उनको बोल रहा हूँ रुको यार रुको, इसको जिंदा पकड़ेंगे इनको, ठीक है। मेरे में ये जोश, पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि यार बंदा सामने भाग रहे हैं आपके 2 बंदे, उनके बीच में भी गैप आ गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल था, एक उसके साथ और था, एक के पास तो 303 थी, एक के पास AK-47 थी जो वो था। तो मेरे बंदे फायर कर रहे हैं और हमारी दूसरी टोली थी वो भी फायर कर रही है, ये नहीं पता चल रहा साला क्रॉस फायर हो रहा है या हमारा, मतलब एक्चुअली में टोटल कंफ्यूजन होता है, पहले 10 मिनट टोटल कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन फायर कर रहा है। तो वो मुझे अभी भी याद है। तो एक बंदे के जो है भागते हुए पैर का अंगूठा गया गोली से, और मेरे बंदा कहता है साहब गोली लगी है, और वो गन्ने के खेत में कूद गए। एक बंदा कहता है वो हमें थोड़ा गेहूं की इतनी गेहूं थोड़ा छोटा था, उसकी लाश हमें जल्दी मिल गई जो AK-47 के साथ था। अब था ये बंदा जो खेत के अंदर घुसा है, मेरा बंदा कंफर्म साउथ इंडियन था, मेरा एक जवान मेरे साथ, कहता है साहब 100% मेरी गोली लगी और वो खेत के अंदर घुसा है। अब खेत में कैसे घुसे, उस तक जिंदा हो, गन्ने के खेत के अंदर घुसना एकदम ऐसे करके, और ये नहीं पता बंद, तो हमने बड़ा उसमें सोच समझ के हमने तसल्ली से उस ऑपरेशन को किया। और KPS गिल की वो पॉलिसी थी, वो ट्रैक्टर्स को वो बनाया हुआ था बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर थे पंजाब में। अच्छा। तो हमने पंजाब पुलिस से बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर मंगाया, और उसके साथ फिर हमने वो ऑपरेशन, फिर हमें वो भी तब तक ब्लीडिंग से मर चुका था। तो उस जमाने में 2 मिलिटेंट मारना ठोकना इस अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन में बहुत जबरदस्त कमाल का ऑपरेशन था ये। अभी भी बात करके रोंगटे खड़े होते, कितने साल हो गए। सर जो आपका ये टर्म है ना ठोकना, ये हमें बहुत पसंद है, जब से हमने वो पहला एपिसोड करा है, हमने इनफैक्ट उस टाइम थंबनेल में भी लिख दिया कैसे हमने ठोके। सर ये बहुत, ये ट्रू आर्मी लेजेंड के मुंह से सुनना ना मजा आ जाता है। सर लास्ट टाइम जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने हमें बताया था कि आपने ऐसे ऐसे
मिशंस, ऐसे ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करी हैं कि जिस पे एक एक इंसिडेंट पे एक एक एपिसोड बन सकता है किसी वेब सीरीज बनेगा का। किसी दिन। बिल्कुल सर। किताब भी आएगी और एपिसोड भी बनेगा। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई ऑपरेशन हमें बताएं जिसमें आपने सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स ठोके, और कैसे ठोके वो भी जरा बताओ। ये बात है मेरे ख्याल नवंबर 2001 के आसपास की, और मैं जून में 2001 में गया था। राष्ट्रीय राइफल 36 RR, मैंने कहा ना इंडियन आर्मी की बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है 36 RR गढ़वाल राइफल्स। दो तगड़ी यूनिट है, 21 RR गार्ड्स की और मेरी रेजिमेंट की है, 36 RR गढ़वाल की है, गढ़वाल राइफल्स की है। तो मेरी रेजिमेंट नहीं है, मैं वहाँ पोस्टेड, आपको पता है बहुत सीनियर लेवल पे गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। तो हमने शुरू से काम ना दिमाग से करना शुरू किया, यार थोड़ा लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। मैंने हमेशा ये कहा है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये बहुत जरूरी है। जब तक दिल नहीं जीतोगे लोगों के, इंसर्जेंसी कहीं भी खत्म नहीं होती, चाहे वो पैलेस्टीन गाजा का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो। मैं ये मानता हूं और ये बात बिल्कुल ये सही भी है। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, स्कूल टीचर्स से, बच्चों से प्रोग्राम करने शुरू किए, और बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करना। मैंने कहा देखो बुजुर्ग है, देखो यार वो भी गांव के रहने वाले हैं, ये नहीं देखना ये मुसलमान है, यार हमारा ही बुजुर्ग है। तो मैंने अपने जवानों को भी ये कहा, कोई मेरा कैंप ना बिल्कुल रोड पे था, मैं कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग हो, बैठाओ, चाय पिलाओ, फटाफट गरम गरम चाय लेके आओ। बहुत तो लोगों में 2-3 महीने में ये हो गया, यार ये नया अफसर आया भाई, यहाँ बड़ी इज्जत करते हैं, ये कोई है जिसके दिल में एक कंपैशन है और रहम है थोड़ा। हाँ, रहम नहीं यार, रहम क्यों करें, हमारे लोग हैं, ये मैं सही काम कर रहा हूँ, एक जो बच्चे यंग को करना चाहिए, है ना। रहम है दुश्मन के ऊपर, ये अपने लोग हैं। तो एक मन में एम्पैथी है कि यार ये हमारे लोग हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ना लोगों में ये मेरा ना कांटेक्ट शुरू हो गया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं उस शख्स का ले सकता, लेकिन वो कश्मीरी जो है ना, उसको कभी मौका, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसने जो है हमारी मदद करनी शुरू की। उसने कहा देखो सर, आप नेक दिल के इंसान हो, बहुत कम नेक दिल के इंसान मिलते हैं। तो वो आता हमारे पास, हम बैठते बात करते, और भाई की तरह। मैंने हमेशा जो भी मुझे कश्मीरी जिसने हमारी मदद करी, मैंने कहा ना पिछली बार, कश्मीरी हमारे रहबर भी, हमारे कातिल भी। कश्मीरी हमारे रहबर भी हैं, गाइड भी करते हैं, और कातिल भी हैं, मतलब खबर भी दे सकते हैं, दोनों बातें वो हर जगह होता है। तो मेरा ये रवैया था, यार ये मेरा छोटा भाई है। तो बातचीत, तो मैंने कहा देख कोई जल्दी नहीं है, मैं कोई अच्छी खबर मिलती है मुझे बता देना। उसने मुझे खबर दी, किस तरह ऐसे है, 4 मिलिटेंट हैं पाकिस्तान के, लश्कर तोयबा के। देखो लश्कर तोयबा पाकिस्तानी ग्रुप है, HM वगैरह हमारे बच्चे मिल जाएंगे, बट लश्कर मीन्स ये ISI ने ट्रेन किए हैं, इनका इक्विपमेंट, इनका हथियार, इनका लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग है। तो कहते हैं 4 आए हैं पीर पंजाल करके, पार करके, और ये काफी दिन से चल के, और ये एक बड़ी दुर्गम जगह है गांव, उसके वहां पर जो है ये वहां पे ठहरे हैं, रात को ठहरेंगे यहाँ पे, फलाने के घर में रुकेंगे। मैंने कहा तो पक्की खबर है? कहता पक्की खबर है। तो अभी मैंने नेचुरली अपने यार दोस्तों से बात की, तो फिर वही बात हुई, मैंने कहा यार कुछ अलग करेंगे। अगर मैंने कहा वो नॉर्मल करेंगे कि फौज जा रही है, मैंने कहा भाग जाएंगे, बिकॉज देखो ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है, लोग भी बचाएंगे, जो भी है ये हाइड आउट में घुस जाएंगे, जंगल, यार ऐसे पहाड़ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऊपर जाने में पूरा दिन लग सकता है, जहां ऊपर मिलिटेंट बैठा आपको देख रहा है, तो क्या करोगे यार। तो आपको कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करना है। तो उसमें हमने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा यार देखो सबसे डिफिकल्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट है ये जो गांव है ना, गांव नीचे है, गांव सारे नदी के पास है, नीचे है, और फिर ऊपर पहाड़ है जहां से नाले आ रहे हैं। तो मैंने कहा इस पहाड़ को अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो पूरे गांव के थ्रू जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम पीछे से आएंगे। तो किसी ने बोला सर वो तो रास्ता हम कभी गए नहीं, इतना टफ है, वहां तो जाने में 5-6 घंटे। मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो सबसे टफ मिशन था मैंने लिया। तो मैंने और मेरे साथ 7-8 लड़के जो फिट थे, मैंने कहा हम जो है रात को 2 बजे चलेंगे, हम सुबह सुबह फर्स्ट लाइट पे, जब पहली सुबह होती है ना, हम वहां पहुंच जाएंगे ऊपर। तो हम वहां पहुंच गए बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर सुबह सुबह, और बहुत टफ था रास्ता, मतलब ना GPS नहीं होता था, कोई सिस्टम नहीं था उस जमाने में हमारे पास, तो लाइट भी नहीं होती, कोई लाइट तो जला नहीं सकते यार, कोई देख ले। फिर हम खेतों में से निकल रहे थे, कोई हमें भी, हमारा भी एम्बुश हो सकता था। एनीवे हम पहुंच गए सुबह। उसके बाद मेरे जो दो ऑफिसर्स थे मेरे साथ, और जो हमारे CO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके साथ हमने डिस्कस किया कि भाई आप लोग आना 9 बजे के बाद।
अच्छा। ये अनकन्वेंशनल तरीका था। आप लोग आना गांव के अंदर 9 बजे के बाद 9-10 बजे से फौज आती है सर्च करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ये नहीं लगना चाहिए कि आपको पता है। तो हमारा ये अंदेशा था, और हमारे वो जो हमारा दोस्त था, भाई था, उसने बताया था सर ये जैसे ही फौज जाएगी ना ये पहाड़ी पे जाएंगे ऊपर, आप वहां रहना। तो हम वहां 6 बजे पहुंच गए, 7-8 घंटे चल के पैदल। तो मैं बता रहा हूं ऐसे ही हुआ जैसे किसी कोच ने बताया वैसा होगा। ये आए हमारी फौज घूमते गांव में, 2-3 पार्टियां घुस गई, और 1-1.5 घंटे में मैं देख रहा हूं दूरबीन से कि हमारी तरफ ना लोग चले आ रहे हैं। और मेरा जो बंदा, मेरा बडी कह लो, मेरा साथी कह लो, वो मेरे साथ बैठा, कहता साहब मिलिटेंट है, फायर करो। मैंने कहा बेवकूफ है, पता नहीं यार कुछ नजर नहीं आ रहा है, फिरन पहनी है, सर्दी का टाइम, फिरन पहनी हुई इतनी लंबी, अंदर क्या, और इनोसेंट को मारना नहीं था, ये मैं कसम खा के गया था। मैंने कहा भाई इनोसेंट को नहीं मारेंगे, जो मर्जी हो जाए। भाग गया मिलिटेंट, दोबारा ठोक जाएगा, लेकिन Innocent ना इनोसेंट मर नहीं जाए। मरना चाहिए। ये तो बिल्कुल। और वो कितने लोग थे जो आ रहे थे आपकी तरफ? वो 4-5 लोग आ रहे थे, ऐसे ऐसे ना, एक के पीछे एक चल के आ रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब पोजीशन ले लो। एक हमारे पास एक ही एलएमजी थी, एक ही एलएमजी थी, बाकी AK-47 थे। तो वो हमारे पास नजदीक आते जा रहे थे। जब वो थोड़ा, मुझे अभी भी याद है, जो सबसे आगे था उसके ब्राउन कलर की फिरन थी, ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन की, एक उसके पीछे ग्रीन कलर की फिरन थी, और 10-15 कदम पीछे 4-5 लोग और चल रहे थे। तो मैं भी हिम्मत जुटा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, मुझे फायर खोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक AK-47 नहीं नजर आई। लेकिन बंदा आइडिया था यार, यहाँ ना तो भेड़ बकरी ना गाय, सुबह सुबह गांव का कौन बेवकूफ पहाड़ पे चढ़ेगा। सही बात है। भाई गांव के लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, वो मतलब से काम करते हैं, ये मैंने हमेशा देखा। मैंने कहा यार ये पक्का है। तो तब तक मैंने कहा तू ना वहां LMG लगा, तू वहां से करना, मैं यहां से करूं। तब तक उसको या तो हमारी आवाज आ गई, या उसको कोई मरने से पहले एक सिग्नल मिलता है, तो उसको लगा यार ऊपर कोई है। उन्होंने नीचे भागना शुरू किया, अच्छा। ऐसे नीचे भाग रहे। तब तक तो मेरे तो बंदे शेर की तरह, शिकारी की तरह, हमने फिर ठा ठा, हमने ऊपर से फायर। और मैं नीचे जो मेरे अफसर थे, मैं उनको बोल रहा हूं यार एनकाउंटर हो गया, बंदे हैं 4-5। तुम कहते कौन से नाले हो? मैंने कहा गधो मैं क्या बताऊं कौन से नाले में हूं यार, पता कैसे चलेगा, इतने नाले आ रहे हैं यार, 20 नाले आ रहे हैं, ना कोई GPS ना कोई और सिस्टम, कैसे बताऊं मैं कहां पे हूं। तो ऊपर से हम फायर कर रहे हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ के फायर कर रहे हैं, ये लोग, इनके पास सबके पास AK-47। और नीचे मेरी पार्टियों को मैंने बोला भी तुम गांव से बाहर आ जाओ, और पहाड़ के बीच में ये हमारा जो है कांटेक्ट हो गया। अभी कुछ पता नहीं कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी भाग रहा हूं। अच्छा, मेरे साथ मेरा रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि तब कम्युनिकेशन मोबाइल नहीं थे, सिर्फ रेडियो पे। मैं CO को खबर दे दी, अपने CO साहब को, वही ब्रिगेडियर रायजादा जिनके मैं बात करता हूं, बेस्ट CO। तो ब्रिगेडियर रायजादा को मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया है। कहता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट कैरी ऑन, एंड सेफ्टी का ध्यान रखना अपने किसी को। तो उसके बाद कम से कम अगले 1 घंटा वो कोई तो कहीं छिप गया यार, वो फिर थोड़ी इकट्ठे रहेंगे, कोई कहीं छिप गया, कोई कहीं। अब मेरे बंदे भी कोई कहीं कोई कहीं, अब मुझे ये नहीं पता, मेरे साथ सिर्फ मेरा ऑपरेटर सिर्फ मेरा रेडियो ऑपरेटर। फिर गब्बर सिंह बुलाया, मैंने कहा तू कहां है? कहता सब मैं वहीं, वो भी आ गया, हम 3 आदमी। और फिर हमारी नीचे से टोली आई, और फिर कम से कम 1.5-2 घंटा ये ठाए 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 चलती रही। उसके बाद हमने 4 मिलिटेंट, इंक्लूडिंग बटालियन कमांडर ऑफ लश्कर-ए-तोयबा, और उसके पास सोनी का वर्ल्ड रिसीवर था, रेडियो सेट सोनी का, और उसके बाद हाई टेक वो थे फोन, वॉकी टॉकी टाइप, जापान के बने हुए, और उनकी ड्रेस, उनकी AK-47 का हर चीज एकदम स्टैंडर्ड की। तो वो ऑपरेशन में कभी भूल नहीं सकता। 4 हमने ठोके उसमें, और जैसा हमारे हमेशा होता है, हमारे किसी जवान को कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उस टाइम उनके पास गन वन कुछ भी नहीं थी कि वो जी, भी? सब कुछ था, अच्छा। फायर कर रहे थे वो। अच्छा, वो भी कर रहे थे उनका वापस। एम्यूनिशन खत्म हो गया था, तब जाके कॉर्नर हुए वो। अच्छा। यार एक AK-47 कितना कैरी करे, वो भी अचानक निकला था घर से, चाय चू पी रहा होगा, किसे बोलो 9 बजे 9:30 बजे फौज आई, वो तब चले ना ऊपर। भाई हमारा प्लान तो था हम ऊपर पे बैठेंगे पहाड़ी पे, ये नीचे से ये अप्रिसिएशन था कि गांव छोड़ के ये पहाड़ में जाएंगे, क्योंकि गांव में उनको भरोसा नहीं था किसके घर में घुसे, लोग ही बता दे कोई। बिकॉज कश्मीरी भी तो दुखी हैं इनसे यार, कौन चाहेगा ये बेहुदे लोग हमारे घर में रहे यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने पंजाब भी देखा है, कोई नहीं चाहता ये नाम के, चाहे जिहादी हो कह लो, चाहे मुजाहिदीन कह लो, उग्रवादी, कोई अपने घर में जहां बहू बेटी रहती है, कोई नहीं चाहता ये लफंगे हमारे घर में आए। सो उनको सिविलियन से तो डर लगता ही लगता था। तो ये पहाड़ी की तरफ गए कि वहां बैठेंगे, धूप सेकेंगे, जब फौज चली जाएगी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमने जो है इसमें बहुत सर मानना पड़ेगा कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि कुछ से कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी होना सबसे पड़ेगा। बड़ा मैं वही बताता हूं
कि दैट इज़ वाई जब हम ऑफिसर की सिलेक्शन करते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ यार हम पहलवान नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं, दिमाग चाहिए हमारे को, हमें लीडर चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सोच के क्या करना है। दैट इज वाई बीइंग एन ऑफिसर इज डिफरेंट थिंग, यू नीड दोज क्वालिटीज। तो भाई सबसे वहां पे मेरे को ये नहीं था कि मैंने मेडल लेना है किसी को ठोक के, मैंने ये इंश्योर किया मेरे जवान के गोली ना लगे, और नीटली हम जो है इनको भी इनका भी जो है ना इनको भी भेज दें कि विकेट गिरा दे, ठोक दे। तो वो मुझे याद है। सर आपकी प्रेफरेंस ये थी कि जिंदा पकड़ा जाए कि इंफॉर्मेशन निकाल लें, या ठोक रहा है तो हेडशॉट ही दे दे? जिंदा ना बहुत मुश्किल है, पकड़े हमने जिंदा भी, उनसे बातचीत भी की है, वो बहुत रेयर होता है, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखो जो मिलिटेंट है वो फायरिंग शुरू कर देता है, सबसे पहले वो फायर करता है, जनरली मैंने देखा वो डरते हैं, यही कहीं फौज आसपास आ गई ना, हमें कैसे पता चलता है कहाँ फायर करना है, जब वो खोलेगा नहीं, जब तो वो फायर नहीं करेगा हमें क्या पता है इस घर की खिड़की से फायर है, हम तो करेंगे नहीं, हम तो फौज है यार, यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, क्या वो बच्चे को लग जाए, औरत को लग जाए, किसी जो है निर्दोष को लग जाए, फायर यही खोलते हैं डर के मारे। उसके बाद देखो जब फायर खुल गया ना, फिर कहाँ से जिंदा पकड़ोगे यार। बट सर जैसे आप कह रहे हो कि पकड़ा है, जैसे कुछ कुछ को कि आ जाते हैं हाथ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ किस लेवल का, मतलब उनसे कैसे निकलवाते हो आप बातें, या किस तरीके का अगर टॉर्चर होता है तो कैसा होता है, किस तरीके से निकलवाते हो? जनरली कहाँ पकड़े आते हैं ना, ये शहर वगैरह में पकड़े आते हैं बिना हथियार के, किसी के घर में छुपे हुए हैं, अनंतनाग शहर में आ गए या कहीं और ऐसे घूम रहे हैं इनके, तब जो है कोई खबर दे दे कि जी ये मिलिटेंट है, वेपन नहीं है, तब दबोचा जा सकता है। तो जनरली इस लेवल पे जब ऑपरेशन होता है, हम तो नॉर्मल इनिशियल खबर लेके उनसे जो फौज के तरीके से फिर हम आगे भेज देते हैं उसको जहाँ जॉइंट इंटरोगेशन के लिए, बिकॉज पुलिस को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की, और बाकी सब एजेंसीज को भी चाहिए, मतलब सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, भाई कहाँ से आया क्या है, हम तो हमारा सोच हमारे एरिया की है, बट उनकी सोच दूर की है, पूरी कंट्री वाइज। तो इसलिए हम जितना जल्दी हो सकता है उनको इनिशियल इंटरोगेशन के बाद आगे भेज देते हैं, ज्यादा देर अपने पास रखते नहीं। सर आपने बोला था कि जिसके पास भी हथियार होते हैं, अगर वो सोल्जर है या फिर वो आतंकवादी है, वो रोमांटिक जरूर होता है। तो आशिक मिजाज होता है। उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे जानना है क्यों। तो आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है कि देखो नौजवानी में सब रोमांटिक होते हैं, होना चाहिए और पढ़ना चाहिए रोमांस के बारे में, कविता लिखनी चाहिए, गाने सुनने चाहिए, एक ग्रोइंग का एक वो है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप नीरस हो, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, मैं तो खुद पोएट्री लिखता था, एक्टिंग करता था, थिएटर करता था, कहानियां लिखता था, स्कूल में बहुत पढ़ने का, मैंने बताया ना मैंने हजारों किताब पढ़ी अपने स्कूल के टाइम पे, तो और पढ़ना जरूरी भी है एक लीडर के लिए, लेकिन सिपाही के लिए ना कहीं देखो जहां आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, जहां अपने घरों से इतना दिन दूर रहते हो, अकेले रहते हो, जहां कोई कांटेक्ट नहीं है, उस जमाने में तो चिट्ठियां लिखते थे 15 दिन में घर में पहुंचती थी, है ना, और इंटरनेट नहीं था, सिर्फ रेडियो पे गाने सुन सकते हो। सो लाजमी है कि खून खराबा और वायलेंस के इसमें थोड़ा बहुत अगर आपने अपने दिमाग को सही रखना है तो थोड़ा सा आपको रुमानी होना चाहिए, थोड़ी आशिकी करनी पड़ेगी। पता नहीं आशिकी कर सकते हो नहीं करते, सोचना तो चाहिए। तो ये मुझे बहुत इस चीज का एहसास हुआ कि जब भी हम हमने तो बहुत 36 आरआर में तो बहुत बार मिलिटेंट होके हर अलग अलग तंजीम के अलग अलग जगह पे जाके जब इनका उतारते थे, सारा सामान चेक करते थे, तो डायरियां मिलती थी, 2-3 डायरियां मिलती थी। एक तो डायरी होती थी इनकी ऑपरेशनल, जिनमें कोड वोड लिखे होते थे, इनके पैसे वैसे का लेन देन भी लिखा होता था, और कमांडर्स वगैरह का भी नोट करते थे जो है। एक आधी डायरी मिलती थी इनके पास जिसमें शेर व शायरी होती थी, अच्छा, और बहुत खूबसूरत उर्दू की शेर व शायरी हमें पढ़ने का मौका मिला, बहुत उर्दू के जिन शायरों को हम भी पढ़ते हैं उनकी शायरी भी हमें पढ़ने का मौका मिला, और इनके कईयों के तो एक्चुअली में मतलब अफेयर कह लो या कहीं ना कहीं दिल लगा हुआ है, उनके लेटर, उनके रुमाल, ऐसी चीज़ें भी हमें जो है ना देखने को मिलती थी। तो मैं हमेशा ये कहता था यार सोल्जर ये भी है लेकिन गलत चीज़ के लिए लड़ रहा है, ये फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज, ही इज ऑल्सो अ सोल्जर बट फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज। और उससे ना एक बार हमने कोकरनाग के पास एक कंपनी कमांडर को ठोका था, और इसका मेरे को अगेन अपने यार दोस्तों से खबर मिल जाती थी कि सर ऐसे ऐसे ये बंदा है, और ये जो है यहाँ आता है, इस घर में इसका किसी महबूबा है, अफेयर है, और उसकी महबूबा है वहाँ, और होना भी चाहिए, क्या प्रॉब्लम। अच्छा थोड़ा इनको लोग भी ना
यंग लड़कियां भी इनको थोड़ा सा हीरो की तरह देखते हैं, जिसको हथियार है। जब हम जाते हैं गांव में, सिपाही को नहीं सब देखते रहे, सिपाही आया भाई, एक एक लगता है रुतबा सा रुतबा होता है। और यूनिफॉर्म में तो पीपल लाइक टू सी सोल्जर्स, उनका अलग ही क्रश होता है भाई, टू सी ऑफिसर्स और सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म। तो इसको देख के, इनको देख के भी होता है ये कि भाई ये मुजाहिद हैं, ये ब्रेव हैं, हथियार है, लीडर हैं ये। तो मुझे खबर दी कि सर ये बंदा है, ये यहाँ आता है, इसकी महबूबा है, और इस पे जो है इसको हम अकेला आता है, क्योंकि 4-5 को लेके थोड़ी आएगा, तो अकेला ही आएगा मिलने के लिए आएगा। तो जब प्यार मोहब्बत की बातें तो अकेले ही होती हैं। तो मुझे याद है तब तक हम ना एक्सपर्ट हो गए थे ये छोटी छोटी टीम में काम करने में। जो स्मॉल टीम में जो मैंने काम किया ना, वो मतलब इंडियन आर्मी में एक बहुत ही अलग किस्म का हमने एक एग्जाम्पल दिया और लोगों को सिखाया। मैंने लिखा इसके बारे में कि किस तरीके से हमें बड़े 30-40-50 लोग नहीं चाहिए, 3-4 अच्छे सिपाही चाहिए एक्चुअली इस एरिया में अच्छा काम करने के लिए। तो मैं 4-5 लोगों के साथ हमने ना ये एक प्लान किया पूरा। यार आप सोच नहीं सकते, गांव नीचे है और बिल्कुल छोटी सी एक गांव के पास पहाड़ी है जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। हम 4-5 लोग जो है अगेन रात को 2-2:30 बजे वहां पर जाके बैठ गए। 2-2:30 बजे इसलिए ना क्योंकि 4-4:15 बजे अजान हो जाती है, ठीक है, ठंड का मौसम है, फिर कुत्ते भी तंग करते हैं। 2-2:30 बजे कुत्ते भी नहीं भौंकते यार, वो भी सो गए होते हैं कहीं ना कहीं, और लोग तो मतलब गहरी नींद में होते हैं। तो हमारा ये था कि वो रात तो आपकी गई, क्योंकि हमारे कैंप से अगर हमने पैदल जाना है कोई जगह 15-20 किलोमीटर, तो आप 2-3 घंटे, पहाड़ी रास्ते 4 घंटे लगा लो, फिर पहुंचना वहां। अच्छा ये भी नहीं पता सही जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचे यार, वही कोई जीपीएस तो है नहीं, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ना रेडियो वो कर सकते हैं। तो हम जाके बैठ गए। जैसे दिन निकला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि घर कौन सा है जहां उसने आना है। आप सोचो रात के 2:30 बजे से सुबह हो गई है और हम देख रहे हैं स्कूल की बस आई, लोग जा रहे हैं, नौकरी वाले जिन्होंने जाना वो जा रहे हैं, औरतें कपड़े धोने के लिए आई वापस जा रही हैं, खेत में काम करने वाले वो फिर दोपहर के बाद का रूटीन जब वापस आते हैं। गांव की तो एक ही लाइफ होती है, चाहे हरियाणा का गांव चाहे कश्मीर का, खेत से वापस जा रहे हैं लोग। तो हम पूरी रात हो गई, अगला पूरा दिन शाम के तकरीबन जब वो सनसेट हो रहा था, उसकी लालिमा बहुत सुंदर लगता है पहाड़ से सनसेट कश्मीर में, वो हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो लगता है बेकारी में आया आज, पूरी रात और पूरा दिन निकल गया। तो मैं सोच ही रहा हूँ अपने बंदों को बोलने का कि यार अब अंधेरा होते हैं ना, क्लोज अप कर देते हैं इतना ही सिग्नल, कि मैं सुनता हूँ AK-47 का ठा ठा 2 गोलियां चलती हैं। मैंने कहा भैया ये तो, और वहां तो स्वीटेस्ट साउंड यू हियर इज फायर ऑफ AK-47। कितनी मेहनत करी है भाई, कहीं ना कहीं कुछ लग गया है ना। तो ये सुन के कि यार कांटेक्ट हो गया भाई, मेहनत सफल होगी, ऐसे लगता है कांटेक्ट हो गया। तो फटाफट मेरे साथ एक बंदा था, मैंने कहा उठो यार कुछ हुआ है। कहता हाँ सर कुछ तो हुआ है। तो हम तब तक 3-4 जने तो थे ही। तो वो लड़के का नाम भी था दिनेश, जो मेरा लड़का था। उसने देखा अकेले ने दूरबीन से कि ये बंदा घर से निकला है, और इसने सोचा बताऊंगा साहब को, किसी को, यार आवाज आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये एक है। अब सोचो ऐसे मैंने ट्रेनिंग कर दी थी अपने जवानों की, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। भाई कमांडर वहां बैठा, उसको पता है तुमने क्या काम करना है, एंड गोली फायर करनी है पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, ऐसे नहीं फायर करनी, देखो निर्दोष को नहीं मारना। फिर वही बात, तो वो इसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया और क्लोजअप होते शुरू हुए, 50 गज फिर 30 गज। उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने देखने के लिए कि पीछे कौन आ रहा है, ऐसे एक नाली सी थी और वहां कुछ औरतें बर्तन धो रही थी। कश्मीर वगैरह में नालियों में बर्तन या कपड़े कुछ कर रही थी। तो इसने उनसे बात करने के बहाने पीछे मुड़ के देखा। वही मौत जब आती है ना तो इंडिकेशन देती है कोई आ रहा है आपके, एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिलता है। उसने देखा यार ये तो बंदा तो गड़बड़ है, ये कौन है। तो जब तक ये मुड़ा ना पीछे, मेरे बंदे ने उसका, क्योंकि झुका था, उसका वेपन देख लिया, थोड़ा मोटा सा भी हो रखा था ये खा पी के। तो इसको जो है पहली सिंगल शॉट फायर करते थे हम, ऑटोमेटिक नहीं करते थे, सिंगल शॉट। मैंने कहा सिंगल शॉट में चांस है गोली मारने का। उसने सिंगल शॉट पे पोजीशन ली, मेरे लड़के ने नीलिंग पोजीशन, 30 गज पे ठा ठा 2 गोली मारी, एक गया चित। उसके बाद वो नजदीक गया, फिर मुझे 3 गोलियों की और वो हुई। सो दैट मीन्स, तो हम भाग के गए, तो ये वहां सर 1 डाउन, हम हमारा ये होता था 1 डाउन 2 डाउन। तो हम सीओ को भी, तो मैं, मेरा जो कॉल साइन था दिलावर, सीओ को मैं बोला सर दिलावर, हाँ क्या खबर है। मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता मुबारक हो। तो फिर हमने जब इसके लव लेटर्स, इसके पास बहुत से रुमाल थे, उसमें लव साइंस थे और शेरो शायरी थी काफ़ी। तो उसको इमेजिन वहाँ हमने जो है
सर आप उनको सिखा, अपने सोल्जर्स को आप सिखा देते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग जैसे आपने बोला, बट आपके कमांड के बगैर वो ऐसे कर सकते हैं? यार आई एम इस- इन देयर विद situations- देम। हाँ, दिस दैट इज व्हाई हमारी एक टीम है, ये कमांडो टीम है। हम एसएफ नहीं थे, बट काम हम एसएफ की तरह करते थे। जो मेरी टीम थी 10 लड़कों की 36 आरआर में, ये किसी स्पेशल फोर्सेस से कम नहीं थी। मैंने 10 लड़के 12 लड़के ऐसे ट्रेन का भी मेरे टच में है। किस दिन तुम्हें मिलवाऊंगा उनमें से एक आधे से, तुम करना रिकॉर्ड, उनकी कहानियां सुनो उनकी तरफ से। तो 10-12 लड़के मैंने ऐसे ट्रेन कर दिए कि ये इनका माइंड, इनकी थिंकिंग और इनकी हर चीज हम पहले डिसाइड करके आते थे, टोटली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये पता था भाई रिस्क किया है, मैंने कहा यार तुम्हें गोली नहीं लगनी चाहिए भैया, ये देखना है। पर आप सर, आपको कभी वो आता था कि अपोज कर रहे हैं, जैसे टीम में आप काम कर रहे हो तो कि हो जाता है कि आपकी सोच नहीं मिलती कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उस चीज को भी आप अगर फेस करते थे करना तो पड़ता था टीम अच्छा। के, क्योंकि देखो मेरा ना सिस्टम बहुत बढ़िया था। मतलब ये टीम ऐसे नहीं बनती यार, हुक्म चलाने से नहीं बनती टीम। इसके लिए प्यार, इसके लिए बैठना पड़ता है, ये अपना रैंक जेब में रखना पड़ता है। ये नहीं कहते यार मैं मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मैं आपको बताऊंगा, जब पिक्चरों में दिखाते हैं कि हाउ इज द जोश, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बैठ के बात करते हो, प्लानिंग करते हो। तो मेरा क्या था, ये 10-12 लड़के मैंने सेलेक्ट किए, इनकी सिलेक्शन में बहुत जोर लगाया मैंने कि कैसे तो पहली बात तो फायर अच्छा होना चाहिए, मेरे से अच्छी फायरिंग होनी चाहिए। और मेरी फायरिंग मैंने बताया था 100 मीटर पे AK-47 से मैं बंदा गिरा दूंगा। मेरी फायरिंग का वो स्टैंडर्ड था AK-47। तो फायरिंग करानी खूब इनको मैंने। फिर फिटनेस मेरी तरह का, मेरे से अच्छी फिटनेस होनी चाहिए, मेरे से यंग थे, एंड शार्प, मेंटली शार्प, क्विक डिसीजन ले सके, सोच सके करना क्या है, और छोटी टीम में काम कर सके। ये सब चीजें मोटिवेशन करते करते हमने ये टीम बनाई थी, स्मॉल टीम बनाई थी। इसको हेड हंटर कहते थे इस टीम को, बहुत मिलिटेंट होके इस टीम ने। तो क्या करते थे हम ना, मैं कमरे में नीचे बैठता था, हम पूरा प्लानिंग करते थे और मैं ही रम पिलाता था इनको। अच्छा। ड्रिंक कर रहे हैं यार भाई, मेरे दोस्त हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऑफिसर हूं, सबऑर्डिनेट है। वी आर टीम, आई एम टीम लीडर बट वी आर अ टीम। टीम ऐसे बनती है, टीम बिल्डिंग ऐसे नहीं बन जाती, हुक्म देने से नहीं टीम में बनती। तो हम प्लानिंग करते थे, उनकी मैं पूरी राय लेता था, बिकॉज मैं ये समझता था इनको मेरे से ज्यादा पता है। मैं ये समझता था इनको मेरे से ज्यादा पता है, मेरे से पहले के आए हुए हैं, प्लस सोल्जर हैं, ये रफ एंड टफ है। तो आई यूज्ड टू गिव देम दिस रिगार्ड कि भैया तुमको मेरे से ज्यादा पता है, लेकिन मेरा ओवरऑल काम है कोऑर्डिनेट करना। तो हेडक्वार्टर से एमिनेशन का ये वो, भाई कुछ हो जाए तो हेलीकॉप्टर मंगाना है, ये सब मेरा काम है। वहां जगह जाना, एंड आई यूज्ड टू लीड ऐसा ऑपरेशन, अकेले नहीं कभी भेजते थे, देन ऑफिसर हैज टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो ऐसे हमने बहुत बहुत बढ़िया ऑपरेशन किए इस टीम के साथ। एंड सर जब आप उस जगह पे बैठे हुए थे, बहुत पूरा एक दिन निकल गया, तो आपके पास खाना वगैरह रहता था, एसेंशियल्स रहते थे? हम क्या करते, मेरा बहुत सिंपल सिस्टम था। मेरे पास एक काले रंग का बैग होता था, ठीक है। उस काले रंग के बैग के अंदर 2 सेब होते थे। सेब का सीजन था तो तोड़ लेते थे कहीं से। और मैं जनरली क्या है, बॉइल्ड अंडा और उपमा या इस टाइप की कोई चीज लेके जाता था। एक तो इसकी स्मेल ना हो, पूरी पारी हम लेके नहीं जाते थे कि उसकी स्मेल पता लग सकता कोई यहाँ पे है। तो बेसिक ये चीजें, या ये बादाम, अखरोट वगैरह ऐसी चीजें कैरी करते थे हम। पानी मिल जाता था झरनों से पी लेते थे, नहीं तो एक बोतल पानी लाइट जाते थे, क्यों सामान ढो लिया तो फिर चलोगे कैसे। सही बात है। और मेरे पास क्या होता था, एक ट्रांजिस्टर होता था छोटा सा और एक बुक होती थी। मैं अपने, हाँ मैंने जो वहां किताबें पढ़ी है ना, झाड़ियों के पीछे लेट के आराम से आराम से, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ही बैठा ये देख रहा है। मैं कहा नींद आए तो मुझे बता देना। तो आई रेड सम अमेजिंग बुक्स, वहां बैठ के मैं BBC की न्यूज सुनता था, वो कान में लगा के ट्रांजिस्टर। सो आई वाज कनेक्टेड। तो मेरा टाइम इन चीजों में, क्योंकि यार 10-10 घंटे 12, कई बार 2-2 3-3 दिन के लिए निकल जाते थे। तो उसमें आप क्या करोगे, यू हैव टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड। तो मैं तो बुक्स, 1-2 बुक्स लेके जाता था। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हम सोल्जर्स की और जैसे मिलिटेंट्स की उनकी बात कर रहे थे कि रोमांटिक होते हैं, मैं आपका थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या स्टाइल था एक सोल्जर से, अगर मैं पूछूं। देखो मेरा स्टाइल किस मामले में, रोमांस बेसिकली कि किस तरीके में आप एक्सप्रेस करते थे, कि जैसे लेटर्स हो गया, लिखना हो गया, उस वे में। अच्छा हाँ, ऐसा था। मैं जो है, मेरी 88 में सगाई हुई, और शायद मैंने अपनी शादी का किस्सा बहुत लोगों से शेयर नहीं किया है। मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर था, मैं मैथमेटिकली चैलेंज था स्कूल में। तो 10वीं में मैंने अपनी मैथ्स की किताब खिड़की से भगा दी, भाई मैथ्स नहीं पढ़ सकता। लेकिन फौज में अफसर बनना है, मैथ्स के बिना बड़ा मुश्किल है।
तो खैर मैं कमीशन लिया, मैंने सीडीएस फर्स्ट चांस में क्लियर किया, एसएसबी फर्स्ट चांस में क्लियर की। तो जब घर में मैं कैप्टन बन गया, शादी के लिए बहुत जोर, मेरे फादर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, रोज कोई ना कोई रिश्ता लेके, तो लोग जाते थे रिश्ता लेके, जी वो फलाने लड़की है वहां पे, वो उनका लेटर आया, ये वो। फिर मैंने एक दिन बोला देखो भाई ऐसा है, शादी मैं करूंगा। मेरी मदर को लगता था लव मैरिज करेगा, मेरी मदर के मेरे विचार इस टाइप से थे। फिर मैंने एक बार मेरी मदर को बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं अरेंज मैरिज ही करूंगा, मेरी नजर में कोई नहीं है। फिर लेके मैंने अपने फादर को बोला भाई देखो शादी जरूर करूंगा, लेकिन मुझे लड़की चाहिए साइंस बैकग्राउंड से। वो हैरान, क्यों? मैंने कहा आर्ट्स की तो हेमा मालिनी भी नहीं चाहिए मुझे। कहते क्यों? मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली पीढ़ी साइंस और मैथ्स में कमजोर हो। तो मैं कमजोर था सब्जेक्ट में, तो मैं आगे का सोचा। तो जैसे ही मेरी जो वाइफ है अभी मनीषा मोर, आप मिले हो पिछली बार, तो जैसे ही इसका आया कि एमएससी केमिस्ट्री कर रही है, मैंने कहा हाँ कर दो। हाँ कर दो। और तो ये पूरे टाइम साइंस में पढ़ती रही है, बीएससी में टॉपर, एमएससी कर रही है। उस जमाने में एमएससी करना 87 88 में रोहतक में रहते हुए, तो शी वाज वेरी गुड इन स्टडीज। तो अपर रोमांटिक आदमी, मैं 5-5 पेज की चिट्ठियां लिखता था। अच्छा। और रात को मेरी चिट्ठी, एक ट्रंक भरा हुआ मेरे घर में चिट्ठियों का। तो जब एंगेजमेंट हुई तब मिलना नहीं होता था यार, कोई कोर्टशिप, आज के जमाने तरह कोर्टशिप थोड़ी, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हम तो चले गए सगाई करा के, उस शादी में ही आना था, कोई फोन भी नहीं होता था, तो चिट्ठियां। तो मैं लिखता था, ऊपर डेट डाल के टाइम लिखता था, कितने बजे शुरू हुई चिट्ठी, और नीचे साइन करके टाइम लिखता था, कितने बजे शुरू बंद हुई चिट्ठी, और पैक करके लिफाफे में। और डाक का सिस्टम ऐसा था, कई बार उनको ना 5 चिट्ठियां इकट्ठी मिलती थी घर में। तो फिर वो खोल के देखती थी डेट वाइज और टाइम वाइज। सबसे पहले वाली शुरू करूंगी, फिर ऐसे चलेंगे। तो मेरी चिट्ठियां बहुत रोमांटिक और बहुत उस टाइप की, मैं एक्सप्रेसिव बहुत था, हिंदी में बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत शेर व शायर लिखता था, बहुत प्यार से लिखता था। वो साइंस की स्टूडेंट थी, उसकी 7 चिट्ठियों में एक चिट्ठी बड़ी मुश्किल से आती थी। सर अगर कोई घरेलू बात कर दी हमने। पर सही है ना सर, होना चाहिए। कोई एक शायरी अगर कोई आपको याद हो, अगर आप बता सकते हो। बहुत यार, अभी क्या है, जो मैम को बहुत फौज ने निकम्मा कर दिया गाले, वरना हम भी आदमी थे काम के। बहुत मेरे को बहुत लिखता भी था मैं, बट वही बात है, फौज ने इतने साल में एक था, अब मैं समझा आपके रुखसार पे तिल का मतलब। अब मैं समझा, रुखसार होता है चेहरा, तिल का मतलब। अब मैं समझा आपके रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पर दरबान बैठा रखा है। वाह क्या बात है। वाह सर वाह। एक और, मैं कई बार लोगों को जब फायरिंग वायरिंग होती थी, पता नहीं फैज का किसका शेर है, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो कहाँ जाएंगे। वाह वाह सर क्या वाह। बात। तो सर शायरी भी कर सकते हो आप ऐसे। इसको इंट्रोड्यूस कर दो आप अपने पढ़ाने के स्टाइल में। नहीं, बच्चों से तो करता हूँ मैं कई बार, मतलब हाँ, आई लाइक दिस पार्ट, बिकॉज पोएट्री ना, इंसान, पोएट्री हुई, म्यूजिक हुई, ये सही इंसान बनाती है यार। इसलिए मैं बच्चों को बहुत कहता हूँ हॉबी कल्टीवेट करो, कुछ तो हॉबी होनी चाहिए इस टाइप की ना, क्रिएटिव पार्ट जरूर होना चाहिए। सर एक हमारी बात हो रही थी अभी, जैसे आप बोल रहे थे कि इनोसेंट्स को नहीं मारना, और हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी पर हम बात कर नहीं पाए थे इस बारे में कि फेक एनकाउंटर्स भी कराए जाते हैं अवार्ड्स को लेके। तो मैं चाहता हूँ इस बारे में आप थोड़ा बताओ कि ऐसा है या नहीं, और होता है तो कैसे होता है। देखो, मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि जो है ओपन उसके अंदर है। और ऐसा जब भी एक केस होता है ना, हमारे को जो धक्का लगता है, हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। एक एक्शन, अभी आपको पता ही, वो शोपिया में जो केस हुआ, मैंने आर्टिकल भी लिखा था उस पर, 2 साल पुराना, जो एक यंग कैप्टन ने जो है पुंछ राजौरी से 2-3 लेबरर्स को वहां से पिकअप करके वहां ले गए और उनको जो है कोल्ड ब्लड में उनको मार दिया। उनको ऐसे हुए हैं केस, मैं मना नहीं करता, बट आर्मी इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है। तो आर्मी कोर्ट ने, ये कमाल की बात क्या, देखो दिमाग आर्मी, ये नहीं मैं कह रहा यार जो आर्मी में आ गया वो गलतियां होती हैं, बेवकूफियां होती हैं, कुछ जानबूझ के होती हैं, कोई बेवकूफी में या हो जाती है गलती इंसान से। लेकिन आर्मी कोर्ट ने, यही केस अगर सिविल कोर्ट में चलता 20 साल चलता, बट आर्मी कोर्ट ने 1-1.5 साल के अंदर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट। हाँ, हम छोड़ते नहीं है। देखो हमारे यहाँ ये बड़ा क्लियर है, रेप, फेक एनकाउंटर, लूट, मतलब अगर आप किसी घर से कोई चीज उठा ली, ये हमारे चीफ के 10 कमांडमेंट चल रहे, जब जनरल जे सिंह या उससे पहले चीफ थे। ये 0 टॉलरेंस है। अगर आपने ये किया,
और कंफर्म पाया गया, इंक्वायरी होगी, यू विल फेस पनिशमेंट ऑफ द लॉ, कोई नहीं बचाएगा आपको। सो होते हैं एनकाउंटर, बट जैसे ही पता लगता है लोग, देखो मुझे अभी भी याद है कश्मीरी मेरे साथ बैठे हुए बात कर रहे, एक बार मैं बुजुर्गों से, तो मैंने कहा यार आप हमसे बात करते हो, आपको क्या लगता है हम में और इनमें क्या फ़र्क है जो पाकिस्तान से आते हैं? कहते हैं साहब आपकी जो गन है ना इसमें आंखें हैं, हमें पता है आप कंपनी कमांडर हो, आपके ऊपर सीओ वहाँ बैठता है, आपका ब्रिगेड कमांडर वहाँ बैठता है, हमें पता है, अगर कोई होगा हम आगे गुहार लगा सकते हैं। कहता है इनका कौन है? कहता है मार के चले जाते हैं, हम किसको पकड़े, हम सब रो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि फौज का तो भैया तुम अगर गलत काम करोगे फंस जाओगे, क्योंकि लोग ईमेल, अब तो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पहुंच सकते हैं ना सीनियर अधिकारी के पास। तो ये हमारा जीरो टॉलरेंस था इस मामले में, और कि भैया ये काम करना नहीं है, फेक एनकाउंटर। वही मैं कह यार ये हमारे लोग हैं, ऐसा काम बहुत सर है तो गलत चीज, क्योंकि किसी अवार्ड के लिए आप किसी इनोसेंट सर को ये कर रहे आपके हो। उस टाइम पे हुआ करता था या फिर अब ज्यादा हो रहा है? ये 2-4-5 साल में एक आधा कोई केस हो जाता है, तब भी हुए हैं केसेस। एक बहुत फेमस केस था पथरी बल का, आपको पता हो केस, जिसमें कि जब बिल क्लिंटन कौन आए थे इंडिया में, ललितपुर में नहीं छठी सिंहपुरा में सिखों का मैसेकर किया था मिलिटेंट्स ने, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे थे। तो उस टाइम पे रिवेंज दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमने बदला ले लिया, तो एक केस हुआ था, पथरी बल केस बोलते हैं उसको, जिसमें कि बाद में पता चला डीएनए वगैरह हुआ, बहुत केस चलता रहा वो, कि इसमें इनोसेंट लोगों को मारा गया। वो केस कोर्ट में भी गया, वो केस मुझे पता नहीं अब क्या है। तो ऐसे केस हो जाते हैं, बट ओवरऑल ये बता दूं कि इंडियन आर्मी से ज्यादा मॉरल आर्मी, इंडियन आर्मी से ज्यादा ह्यूमन राइट्स की आर्मी, और एक्चुअली में हम ये सबक सिखाया भी जाता है जवानों को, ऑफिसर्स को, और बार बार सीनियर लीडरशिप यही कहती है भाई कोई हथियार वाला भाग गया कल मारा जाएगा, इनोसेंट नहीं बनना चाहिए और कोई गलत काम नहीं करना। तो नथिंग अगेंस्ट द लॉ, एंड लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट, आर्मी लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। 6 महीने में सजा जो है आपको मिल जाती है करप्शन के केस में, इस केस में। तो वी शुड बिलीव कि वी आर वेरी अलर्ट, अवेयर ऑफ दिस। ये तो सर बहुत ही होना भी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन दैट आर्मी। इज व्हाई कश्मीर में भी लोग फौज को देख के खुश होते हैं ना भाई कि हमारी फौज है। जी सर, एक यंग आर्मी ऑफिसर की लाइफ आप अगर बता सकते हो अपने यंग डेज से भी कंपेयर करके, आज में कुछ अगर डिफरेंस आया है, क्योंकि आप बहुत सारे यंग लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो कुछ यंग आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ पहले 2-3 साल कैसे होती है, क्या होता है? ऐसा जो धारणा जो बनी है सोशल मीडिया में, क्योंकि अब क्या है रील बहुत हैं यूट्यूब पे, दुनिया पता नहीं वीडियोस भी भेजते रहते हैं, तो लोग सोचते हैं लेफ्टिनेंट बन गए बस, पता नहीं अब लाइफ में जाते ही कार मिल जाएगी। मैं तो रोस्ट करता हूँ कई बार शो में, बच्चे पूछते हैं सर डज लेफ्टिनेंट गेट असिस्टेंट एंड कार, ऐसे करके मेरे को लाइफ में लिख रहे होते हैं, पूछना चाहता है वो, अभी उसके मन में आया कि यार ऑफिसर बन जाऊं तो क्या मिले, तो मैं रोज सर तब की पहली पोस्ट होती है आई गेस लेफ्ट। अभी लेफ्टिनेंट होती है, हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट थी, हम 1 स्टार से हम 2 साल में लेफ्टिनेंट बनते थे, हमें 2 साल के बाद दूसरा रैंक मिलता, 6 साल में कैप्टन बनते थे। अब तो सीधा आप लेफ्टिनेंट आते हो और 2 साल में आप कैप्टन बन जाते हो, तो प्रमोशन काफी तेज है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड देन मेजर, तो सब बहुत जल्दी हो जाता। हमारे टाइम पे बहुत साल लगते थे। तो शुरू के कुछ साल ना, एटलीस्ट मैं अपनी यूनिट की बता रहा हूँ, मेरी यूनिट बहुत पुरानी है, बड़ी मशहूर यूनिट है इंडियन आर्मी की, 1st गार्ड 2nd पंजाब। भैया पहले 6 महीने तो नरक था, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं है, कोई बंगला नहीं मिलता, कोई गाड़ी नहीं मिलती, बूट मिलता है बस, काम सिखाया जाता है आपको, और आधा टाइम हम जवानों के साथ बैरक में रहते हैं। पहले 1-2 महीना तो आपको रूम ही नहीं मिलता है, कई बार तो टेंट में रहना पड़ता है, छोटे से टेंट में लाइनों में रहना पड़ता है, वही टॉयलेट यूज करने पड़ते हैं, वही खाना खाना पड़ता है, जहाँ जवान है, जवानों के साथ रहना पड़ता है आपको सही ट्रेनिंग देने के लिए। तो शुरू के 6 महीने तो बहुत टफ होता है, फिर हिस्ट्री याद करनी है, टेस्ट होते हैं, सोने को नहीं मिलता, राउंड द क्लॉक ड्यूटी चेक, कि आपने कोई गलती की, कम हियर यंगस्टर, यस सर, ब्लडी फूल, ऐसे बोल दिया और 2-4 और गालियां दे दी, बोला राउंड द क्लॉक ड्यूटी चेक। राउंड द क्लॉक मींस हर घंटे आपने ड्यूटी चेक करनी है, और ये बड़े तेज हैं, कहेगा भी मेरे पास ये कॉपी रखी, यहां हर घंटे आएगा और साइन करके जाएगा और मुझे उठा के जाएगा। तो मेरे कैप्टन थे बहुत ही ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। सो हर घंटे मेरी यूनिट थी 3-4 किलोमीटर, साइकिल, कोई गाड़ी नहीं, साइकिल पे जाना, वहां रजिस्टर में ड्यूटी हो, क्योंकि सुबह चेक करेगा भाई साहब आए थे क्या, हाँ दिखाओ, फिर वो अपना वो, तो हर घंटे जाना वापस आना, जाना वापस आना पूरी रात, और फिर आपने कल पीटी में भी जाना है, फिर अपने बाकी काम भी करने हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स इज वेरी टफ। फिर आप जाते हो यंग ऑफिसर्स कोर्स में,
वो कोर्स भी बहुत टफ होता है, उसमें कमांडो कोर्स भी करना होता है आपने, जो कि अपने आप में एक टफेस्ट कोर्स है इंडिया का, वो करना होता है। तो 1 साल में तो आपको थोड़ा पता लगता है कि आप सैल्यूट लेने लायक होते हो। अच्छा। और फिर आपको काम यूनिट के मिलने शुरू होते, ये करो, हथियार चेक करो, फलाना करो, ये करो, और ये नहीं पता होता रात को कहां सोओगे। ऑर्डर मिलेगा, पैकअप, आज रेंज पे चले जाओ, आज वहां चले जाओ, आज वहां चेक करो। देयर इज नो टाइम यार, यू आर ऑन द रोल, यू आर ऑन द बॉल। कोई सोचने का भी टाइम नहीं देता आपको। तो यंग ऑफिसर की लाइफ, ये मैं बता दूं, जो एस्पायरेंट है, काफी टफ होती है, बट मजेदार भी होती है। मेहनत कर लो, फिर मेहनत करोगे तो फिर अच्छा फल मिलता है। ये भी नहीं सोच सकते कि 8 घंटे की जैसे नींद पूरी हो जाए। इट इज 24/7। वो जो नारायण मूर्ति बोल रहे हैं 70 घंटे दे दो इनको, ये तो भैया पूरे घंटे वही फौज में छुट्टी भी नहीं मिलती यार, बिकॉज कोई यूनिट का। फिर मैं स्पोर्ट्समैन आदमी था, अगर आप स्पोर्ट्स में हो फिर आप ये गेम खेल रहे हो, वो गेम खेल रहे हो, फिर वो गेम खेल रहे हो, तो बस मारा मारी, पता ही नहीं वो साल कैसे सर जैसे आपने बताया आपने CDS फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और अभी जो एस्पायरिंग सोल्जर्स हैं तो उनके लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट इनटू आर्मी, थ्रू NDA या CDS? अब कौन सा आप बेस्ट प्रेफर करोगे? देखो मैं ये कहता हूं, जब जिस एज में मौका मिल जाए, जहां एंट्री मिल जाए, चले जाओ। इसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अगर आप जल्दी जाग गए हो तो NDA चले जाओ। NDA इज अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहां 3 साल के लिए जाते हो, और वो ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूट है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, वहां ग्रेजुएशन कराते हैं, एंड देन यू गो 1 ईयर फॉर एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी या IMA देहरादून आ जाते हो। 4 साल की ट्रेनिंग में ऑफिसर बनते हो। बट अगर आप यू आर मिस द बस, आप लेट हो गए, कम्युनिकेशन कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर थे, और आप कॉलेज में हो, फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, टेक्निकल एंट्री है, टेक्निकल ग्रेजुएट, जिसमें रिटन एग्जाम है ही नहीं। अगर आपका कट ऑफ है, आप जा सकते हो। AIEEE के थ्रू भी आप सीधा इंजीनियरिंग करने के लिए भी आर्मी में जा सकते हो। तो एंट्रीज बहुत हैं, गर्ल्स के लिए बहुत एंट्रीज हैं। बट चीज क्या है ना इंपॉर्टेंट, कि यार सपने देखने से नहीं बनेगी बात, इसमें आपको ऑलराउंडर बनना है, कि पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैं पढ़ाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। घुग्गू नहीं पहुंच सकता वहां, भाई पता ही नहीं तुम्हें देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या अफसर बनोगे तुम। फिर लिखना, एबिलिटी टू राइट सिंपल इंग्लिश, एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर आप में ना, मैं हमेशा कहता हूं क्वालिटी बनाओ यार, हैबिट डेवलप करो। ये नहीं होता तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, तुम सिलेक्शन कैसे होगा, तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। पहले मैं हमेशा कहता हूं, पहले अपने आप को इंप्रूव करो, फिर कोचिंग में भागो। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ना दिमाग खराब कर दिया यंग लोगों का। कोचिंग नहीं चाहिए यार ऑफिसर बनने के लिए, आपको मेंटरिंग चाहिए, कोई आपको बताए, जैसे मैं बताता हूं या मेरे जैसे और बहुत से लोग बताते हैं कि भैया अच्छी हैबिट्स बनाओ, लोगों से प्यार करो, बुक्स पढ़ो, ऑलराउंडर बनो, आउटडोर वाले, अभी बात करते हैं ट्रैवलिंग करो, देखो बाहर, तो उस टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए हमें। सर आपने कहा टेक्निकल एंट्री के थ्रू भी लोग जाते हैं, तो जो टेक्निकली गया है वो फिर नॉन टेक में जा सकता है क्या? 100%। कमाल की बात है, ये भी बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि सर मैं टेक्निकल एंट्री से जा रहा हूं, क्या मैं बॉर्डर पे जा सकता हूं? नहीं, बाद में नहीं, फ्रॉम डे 1 दे आर गोइंग इनटू इन्फेंट्री, दे आर गोइंग टू आर्मर, दे आर गोइंग टू मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। भाई टेक्नोलॉजी हर जगह आ गई है, एंड दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर पैरा स्पेशल फोर्सेस, कोई रुकावट नहीं है। ही इज एज गुड एज NDA ऑफिसर। एफकैट एग्जाम, एफकैट देके, आप जो AIEEE के थ्रू जो जेई हो गया अब तो, उसमें अगर आपका रैंक है तो आपको डायरेक्ट SSB के लिए बुलाते हैं, फिर 3 साल फौज अपने खर्चे पे आपको इंजीनियरिंग कराते हैं, कैडेट कॉलेज आपके इंजीनियरिंग कराते हैं। इंजीनियरिंग करके देन यू गो टू IMA फॉर 1 ईयर एंड यू गेट पास्ड आउट विद योर बैचमेट्स। सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि SSB के लिए अगर तुम्हें इलाहाबाद बुलाया गया तो दैट इज द टफेस्ट बोर्ड ओवर देयर? यार ये मिथ बन गई, ऐसे ये रूमर फैला के, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी टीम में एक लेफ्टिनेंट कर्नल कनिका ठाकुर है जो SSB में इलाहाबाद से सेलेक्ट हुई थी, इलाहाबाद में ही GTO रही वो, और अब मेरे साथ ही बच्चों को गाइडेंस देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसने सेलेक्ट होना कहीं से भी हो जाएगा, और जिसने नहीं होना वो चाहे कहीं के भी। सही बात है। सर थोड़ी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हो, आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ उसमें कि कैसी है सिचुएशन अभी, यूथ को क्या मैसेज जाना चाहिए जो देख रहा है? पहली बात तो यूथ को तो मैं यही मैसेज देता हूँ यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ, ठीक है। वहाँ तो आपको सिर्फ, एंड टेलीविजन भी, हमारा मीडिया पूरा का पूरा 24 घंटे में पहुँच गए, एंड दे वर ओनली रिपोर्टिंग फ्रॉम इजराइल। हमारा कोई मीडिया गाजा में नहीं गया, और सारी की सारी हाइपर रिपोर्टिंग थी।
देखो ये मुद्दा ना, ये इस प्लैनेट अर्थ का सबसे पुराना चल रहा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पहले तो ये समझें हम। और ये अंग्रेजों की देन है, ये जो इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा अंग्रेजों की देन है, ठीक है। तो ये कहानी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी हुआ, फिर जूस को होमलैंड लेने के लिए 47-48 में से। बट देखो तकरीबन 70% इन्होंने पैलेस्तीनियों की जमीन इजराइल ने काबू कर ली है, पहले 47-48 की लड़ाई में, उसके बाद 67 के अरब इजरायली वॉर में, उसके बाद 73 यॉम कीपर वॉर, और धीरे धीरे इन्होंने, अब गाजा पट्टी आप सोचो 23 लाख लोग रहते हैं, उनकी जमीनें इजरायलियों के पास है। 23 लाख लोग इस छोटी सी पट्टी में रहते हैं, और पैलेस्टीन आधा वेस्ट बैंक में इधर है। तो सदियों से इनको जो है, इनको इनके इलाकों से खदेड़ दिया गया, जो पैलेस्टीन की धरती है। ये इजरायली बाद में आए हैं यहाँ पे। खैर जेरूसलम जो जगह है वो जो है क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्यूज के, तीनों धर्मों का सबसे ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान कह लो। लेकिन हमास ने जो किया, देखो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन का मिलिटेंट विंग है, हमास की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। ये नहीं समझना हमास मतलब दे आर ऑल टेररिस्ट, नो, इट हैज अ पॉलिटिकल विंग ऑल्सो। तो ये जो इन्होंने किया 7 अक्टूबर को, इन्होंने शॉक किया। ये ब्लिट्जक्रीग था, ये इजराइल ने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो जो अभी इजराइल कर रहा है, ये गुस्से में है कि पहली बात तो यार, एक ऐसा देश जिसका बेस्ट सर्विलेंस सिस्टम हो दुनिया का, जिसने दुनिया की सबसे अच्छी दीवार बना दी हो, जिसको कोई निकाल नहीं सकता, इतनी जबरदस्त सर्विलेंस दीवार है वो गाजा पट्टी पे। इन्होंने जो पूरा ओपन जेल है, गाजा पट्टी ओपन जेल है, वो जेल एक तरफ मेडिटेरियन सी है, एक तरफ इजराइल है, थोड़ा सा हिस्सा इजिप्ट के, लोग कहीं निकल नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, वो बंदी बने हुए वहां पे लाखों लोग। तो उसको वो किया इन्होंने 7 को। तो इजराइल का पूरा सर्विलेंस सिस्टम फेल हुआ, उनका जो डोम था, जो कहते हैं आयरन डोम, वो फेल हुआ। इन्होंने हजारों रॉकेट फायर किए, इन्होंने हमास ने जो शॉक किया। उसके बाद जो किया इजराइल ने, बदला लेना था इजराइल ने, बट ये हमें उम्मीद नहीं थी कि वो गाजा के अंदर टैंकों को लेके आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक होगा, मस्जिदों पे अटैक होगा, स्कूलों पे होगा। 11,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं एग्जैक्टली। और इसमें 2/3 बच्चे और औरतें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जो हमास ने किया गलत किया है, एब्सोल्युटली टेरर एक्शन है, लेकिन जो इजराइल कर रहा है ये कम है क्या? मतलब कितना आप पनिश करोगे? तो अगर हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरीके से इनोसेंट लोगों को मार के आप ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं कर सकते। ये अगर आप 1 मारोगे 10 पैदा होंगे, 10 मारोगे 100 पैदा होंगे। ये टेररिज्म फीड्स ऑन हेट। तो कितना आप इजराइल के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट, यूके के अगेंस्ट, आप सोचो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कितना हेट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमारा समाज, हमारे लोगों को प्रो इजराइल पोस्टों से बचना चाहिए, और हमें, हमारा पैलेस्टीनियंस ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और हमारा ट्रेडिशनल सपोर्ट रहा है पैलेस्टीन के लिए, बिकॉज वो धरती उनकी है भाई। 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से पैलेस्टीन को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहिए, इनको भी जीने का उतना ही हक है जितना इजराइल को जीने का हक है। सो आई फील अभी जल्दी इसके ऊपर जो है सीज फायर होना चाहिए, और लोगों की मदद करनी चाहिए जैसे भी हो सकती है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। इट्स वेरी वेरी ट्रेजिक व्हाट इज हैपनिंग। सर कहीं तो रुकना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर बढ़े ही जा रहा है। तुम्हारे पास टैंक है, तुम अंदर कितने लोगों को, जितनों को, और बहुत हेवीली पॉपुलेटेड इलाका है वो। सर एक और टॉपिक हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा गाइड करो। अग्निवीर स्कीम के बारे में मैं चाहता हूँ आप कुछ अपने विचार अगर पेश करो, कुछ बोलो उसके बारे में। देखो जब ये स्कीम आई थी, सबसे ज़्यादा इस स्कीम के बारे में मैंने ही बात की थी, मैंने लिखा भी काफ़ी, और यूट्यूब पे भी और सारे मीडिया में मैंने जो है अपीयर होकर मैंने इस स्कीम के बारे में बताया। पहली बात तो ये अचानक लाया गया, जो 3 साल कोविड का बहाना करके भर्ती नहीं करी, और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, हजारों बच्चे ऐसे थे, हजारों, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जो सिर्फ वेट कर रहे थे ज्वाइन करने का, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में। और गांव का बच्चा 1.5 साल 2 साल भागता है 4 साढ़े 4 बजे, अब नहीं नजर आते ना सड़कों पे, पहले नजर आते थे बच्चे भागते हुए, क्योंकि भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उनके तो आपने एक ही झटके में जो है उनकी जॉब छीन ली। तो 3 साल भर्ती नहीं करी, और जो बेचारे भर्ती के किसी भी स्टेज में थे, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे थे, उनको आपने जॉब नहीं दी। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगा इस स्कीम ने जो अन्याय किया है नौजवानों के साथ, इसलिए उनमें रोष भी, और मैं समझता हूं क्योंकि गांव से रहने वाला हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हम शहर में रह रहे हैं अभी, हम शायद इतना नहीं समझते, गांव में ना, किसी भी गांव में अगर एक
नौजवान लड़का फौज में भर्ती हो जाता है, उसकी 7 पुश्तों की जिंदगी बदल जाती है। फौज की तनख्वाह, फौज की पेंशन, फौज का रुतबा, ये जिस जिस इलाकों में अंग्रेजों ने भी भर्ती की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में जहां जहां से ये यूनिट्स हमारी इन्फेंट्री की बटालियन, वहां पे आप प्रॉस्पेरिटी देखो। जिन घरों में सूबेदार मेजर बन, उनके बच्चे ऑफिसर बन गए। मेरे फादर खुद, मेरे ग्रैंडफादर, फादर सब उसी टाइम भर्ती हो रखे हैं और उनकी वजह देखो हम ऑफिसर बन गए, नहीं हम भी कहीं पे हल बारे होते अभी। सो फौज का जो एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है गांव का, गांव की जो जिंदगी से कनेक्टेड है, फौज की नौकरी, फौज की पुलिस। किसान का बच्चा कहां जाएगा यार? वो आईआईटी में जाएगा, वो आईएएस बनेगा, कहां जाएगा बेचारा? ऑफिसर नहीं बन सकता, उसको वो ना एजुकेशन है गांव के स्कूल में, ना फैसिलिटी है, वो भर्ती होएगा फौज में। तो ये हमने एक झटके में इनसे छीन लिया। अब एक और चीज, दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं क्या हुआ है। ये 4 साल की स्कीम है, ना ये सिपाही माने जाएंगे, ना इनका सिपाही का नंबर है, ना इनको सिपाही कहते हैं, अग्निवीर नंबर है, इनका कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है। इनकी तनख्वाह भी कम है, 20 या 21 हजार रुपए है। इनको 30 दिन की छुट्टी है, सिपाही को 90 दिन की छुट्टी है। और कमाल की बात क्या है, 4 साल के बाद इनके आगे अंधकार है। कह रहे हैं हम दे देंगे 5%, 10% रिजर्व। भाई जहां रिजर्वेशन लेना पहले ना चला जाए वो वहां। अब मुझे एक जवान मिला, कहता सर अगर सीआरपीएफ में मुझे 10% रिजर्वेशन देंगे, मैं अभी ना सीआरपीएफ में चला जाऊं, बाद में क्यों, पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे। और एक बड़ी चीज जो राष्ट्रीय स्तर पे हमें समझनी चाहिए, वो क्या हो गया है, पहले जो नौजवान था गांव का, टफ, हट्टा कट्टा, देश की धरती से जुड़ा हुआ नौजवान, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती थी? फौज में जाना, है ना। हर एक कोई, भाई अफसर नहीं बन सकते, सैनिक बन जाओ यार, फौज में एयरफोर्स, नेवी में जाना। उसके बाद आती थी स्टेट की पुलिस, फिर आती थी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स माना जाता है। इसमें वो इज्जत और वो भी अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं है जो फौज में, फौज की अलग गरिमा है। अब क्या हो गया है, एक झटके में फौज जो है लास्ट चॉइस हो गई है। तो सर ये जो बंदा फौजी बनना चाहता है, हर किसी को इससे गो थ्रू करना पड़ेगा इस स्कीम से? नेचुरली अब भर्ती बंद होगी, बिल्कुल जो आएगा वो इसी से आएगा। और 4 साल के बाद जो है सिर्फ 25% को रखा जाएगा। 3 साल तो भर्ती नहीं हुई, तो 1.5 लाख नौकरियां तो वैसे गई। हर साल हम 60,000 65,000 भर्ती करती थी फौज, 3 लाख भर्ती नहीं हुई, तो 1,80,000 के आसपास तो नौकरियां गई, हवा में निकल गई। अब आपने लिए हैं, अब वो उसको भी कम कर दिया हमने स्ट्रेंथ को, तो कम ले रहे हैं हम। अग्निवीर में भी स्कीम में बहुत कम ले रहे हैं। तो आपने वर्चुअली जो है फौज का साइज जो है काफी कम कर दिया। और ठीक है, देश की अगर रिक्वायरमेंट है फौज का साइज कम करना है, खर्चा करना है, वो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो ये है कि सब 25% को रखेंगे 4 साल के बाद, वो कौन होंगे 25%? कैसे आप जज करोगे कि भी ये 5 लड़के हैं मेरे पास, इनमें से किसको मैं 1 को रखूं और 4 को बोलूं बेटा कल घर चले जाओ वापस? एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कैंटीन कार्ड नहीं है, एजुकेशन 4 साल क्या एजुकेशन करोगे आप? तो रिक्रूट हो, सिपाही हो यूनिट में, तो कोई पढ़ने लिखने का कोई थोड़ी मौका देगा आपको? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने सिलेक्शन के बाद एक और स्टेज बना दिया सिलेक्शन की। हाँ, और फिर सर्विस उस दिन स्टार्ट होगी, 4 साल काउंट नहीं होंगे। तो पेंशन जो 15 साल में मिलती थी, अभी आपको 19 साल में मिलेगी। और पेंशन बराबर मिलेगी? पेंशन एक बार सिपाही बन जाओगे तो पेंशन पर उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर तो आप सिपाही, फिर सिपाही का नंबर मिल जाएगा, आप सिपाही बन जाओगे। तो ये जो है काफी, इसमें तो मुझे अभी भी पेन फील होता है जब गांव में जाता हूं, बच्चे मिलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ही करता हूं कि यार इसको या तो 50% कर दो रिटेंशन, या 75% को उल्टा कर दो कि 25% को घर भेज देंगे, 75% को रखेंगे। एंड कहीं ना कहीं हमें 2-4 साल में फौज को भी विचार करना चाहिए कि ये जो बच्चे आ रहे हैं कैसे हैं, क्या इससे मोराल बढ़ा है? मोराल कैसे बढ़ेगा यार? उसको यही नहीं पता 4 साल बाद मेरे आगे क्या है। और यंग 21-22 साल जो ना, ये एज होती है अपनी जिंदगी में। अच्छा, शादी नहीं करता, ये भी बात है। 4 साल शादी नहीं करता अग्निवीर। पहले तो बढ़िया शादी, अच्छी लड़की, ये भी एक बड़ा फैक्टर था सिपाही का। मैक्सिमम हमारे सिपाही 12वीं पास है, लड़की एमएससी है, बीएससी है, टीचर लगी हुई है, बैंक में काम करते। यार एक बहुत बड़ा स्टेटस है फौजी का, परमानेंट जॉब है आपके पास। समाज में ये हमें समझना चाहिए। गांव के लिहाज से अगर देखो तो मुझे तो मेरी बहुत सहानुभूति है नौजवानों के साथ, और आई होप दिस इज रिवर्स्ड समडे। बिल्कुल सर, हम भी यही होप करेंगे कि ये मैसेज राइट जगह पहुंचे और इस पे दोबारा विचार हो, और बेटर ही हो जो भी हो यंगस्टर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए भी है। बिल्कुल। और देखो सोशियो इकोनॉमिक, हमारा देश गरीब देश है यार। इस चीज को हम भूल नहीं सकते कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व। क्यों इतनी एकेडमी खुली हुई आईएएस की?
एनडीए की क्यों इतनी खुली हुई है? इनको कर दो ना, इसको अग्निवीर स्कीम को सिविल सर्विसेज में ले आओ। क्या जरूरत है हमें सारे आईएएस ऑफिसर्स को एडिशनल सेक्रेटरी बनाने का? इनमें ले आओ, देखते सारी बंद ना हो जाएंगी, 6 महीने में सारी एकेडमी बंद हो जाएंगी। भाई अगर करना था ऑफिसर काडर में करना चाहिए था ना इसको। भाई हमें सारे ऑफिसर तो नहीं चाहिए जनरल बनने, हमें तो 2% चाहिए। तो ये जो है ना, हमने सबसे कमजोर को जाके हिट हुआ है ये स्कीम। सही है सर, मजा आ गया आपसे बात करके सर। आपसे किसी भी मुद्दे पे बात करें, आपके विचार एकदम फ्रेश, लाउड और क्लियर होते हैं, और एकदम क्लैरिटी से आप सीधा, जो आपकी स्पेशलिटी है, सीधा शूट एकदम टारगेट पे होता है। बिल्कुल। और मैं जनता को ये बात बता दूं कि सर ने हमें एक टीजर दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर नहीं करी, कुछ अभी बचा के रखी बहुत है, कुछ बचा है। बहुत कुछ अभी बचा के रखा है। तो पार्ट 3 के लिए आप कमेंट कर और दो। भी रंग है मेरे गिरेबां में अभी। क्या बात है। और वो चाहेंगे हम कि वो हमारे शो पर बार बार सर आते रहे, बढ़िया बढ़िया बातें आपके लिए होती रहे। और सर जाते जाते कोई लास्ट मैसेज आपका? मेरा मैसेज यही है, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, एंड पैट्रियोटिज्म मीन्स बीइंग अ गुड पर्सन। एंड देश के हर समुदाय को, हर मजहब को, हर जाति को, हर एक से प्यार करो। मैं यही सिखाता हूँ कि ये मेरा यही मैसेज है यार, कि बस तिरंगे की उपासना करो। भारत बहुत बड़ा देश है और अभी आगे हमने बहुत आगे जाना है। तो कहीं पर भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मन मुटाव की चीजें आती है, इसको इग्नोर करो। यंग जनरेशन प्लीज प्लीज आप जो है इससे दूर रहो। अपना मुस्तकबिल बनाना आपके हाथ में है और देश की बागडोर भी आपके हाथ में है। वाह सर। ऑसम, बहुत ही जबरदस्त मैसेज सर ने। अगर आपको पसंद आ रहा है जो हमने पहना हुआ है, जो डरें जिम करें टी शर्ट, भूत से डर नहीं जो लगता। हमने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, आप भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कीजिए, realitstore.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो सेम डिजाइन की आपको हुडी मिल जाएगी, इसकी भी, इसकी आपको टी शर्ट भी मिल जाएगी। तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। लो यार, आपका फेवरेट And all डायलॉग है guests डरें must जिम be presented with this after the podcast. बिल्कुल, यस सर, एब्सोल्युटली। सर आपको कैसे लग रहे हैं डिजाइन हमारे? बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। बाकी पहन के बताएंगे जब मॉर्निंग शो में हम आएंगे। बिल्कुल सर। और मैं लोगों को बता दूं कि सर के कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहे हैं, आप जाइए, चेकआउट करिए, और अगर आपको वो पसंद आता है, आपको लगता है आपके लिए है, तो प्लीज़ एनरोल करिए। सर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके इनकी लाइफ से जुड़िए। सर अभी रिसेंटली यूएस गए थे, तो हमने इनके इंस्टाग्राम के थ्रू ही पूरा यूएस घूम लिया था सर के साथ। उसके अलावा सर का यूट्यूब चैनल, जैसा इन्होंने बताया, ये वहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट भी अपलोड करते हैं। न्यूज़पेपर सेशंस, न्यूज़पेपर रीडिंग्स रहती है वहाँ पर, हर रोज़ लाइव आते रहते हैं सर। तो उसका गोल बटन यहाँ पर स्क्रीन पर आएगा, आप दबा के सर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर भी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट अगर आप बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल पे देख रहे हो, तो इसे भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मिलते मच। हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय थैंक यू, हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। बिल्कुल।